हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और उम्मीद यह भी है कि आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो मैं डेली टेलीग्राम चैनल पर करवा रहा हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं की है तो आप पहले जाइए मेरी पिछली क्लास कीजिए, उसके बाद आइए और यह क्लास देखिए। अगर आपने पिछली क्लास कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने कल पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बात की थी सेल इनवेलप की। इसके साथ ही उसका डायग्राम बहुत ही खूबसूरत सा बनाया था और उस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझा था। डायग्राम के अंदर ही हमने बहुत सारे उसके ऑर्गेनल्स जैसे कि जीनोफोर, प्लाज्मिड और क्रोमेटोफोर, ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स को हमने डायग्राम में ही देख लिया था। उसके बाद हमने बात की सेल इनवेलप की, जहां पर हमने देखा सेल वॉल, ग्लाइकोकाइलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद आज हम सेल इनवेलप के आधार पर बात करेंगे ग्राम स्टैनिंग प्रोसेस में बैक्टीरिया कितनी प्रकार की होती है। ग्राम स्टैनिंग ग्राम स्टैनिंग जो होती है यह बेस्ड ऑन द cell envelope and response to gram staining bacteria are टू टाइप्स। जो पहला टाइप है बैक्टीरिया का वह है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सी होती है? देखिए, पहले जो ग्राम स्टैनिंग प्रोसेस है यह बेस्ड होता है सेल इनवेलप एंड रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टैनिंग बैक्टीरिया, दो प्रकार की होती है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वह बैक्टीरिया जो जब इनका हम स्टैनिंग करवाते हैं, जिन पर हम स्टैन जब डालते हैं तो उसे टेकअप करती हैं और उसे हमेशा रिटेन करके रखते हैं। जैसे टेकअप एंड रिटेन द स्टेन। और जो दूसरा टाइप है वह है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव कौन सी होती हैं? वह बैक्टीरिया जिनका हम स्टैनिंग करवाते हैं उसके बाद वह उसे रिटेन नहीं करती हैं। दे डोंट रिटेन द स्टेन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वह है, इसका एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरस। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वह है ई कोलाई। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम बनाकर देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास में क्या है, एक बैक्टीरिया है और यह बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।
यह है ग्राम पॉजिटिव और यह है ग्राम निगेटिव। अब मैंने कह दिया कि यह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है, तो क्या आप लोग मान लोगे कि सर ने कह दिया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यह है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हुआ है, तो यह जरूर ही ग्राम पॉजिटिव होगी और यह ग्राम निगेटिव है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को मांगना है प्रूफ कि यह ग्राम पॉजिटिव कैसे है और यह ग्राम निगेटिव कैसे है। हम कैसे पहचानेंगे कि यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है? तो हम इस पर डालेंगे क्रिस्टन वैलेट। क्रिस्टन वैलेट क्यों? उस स्टैंड का नाम क्रिस्टन वैलेट इसलिए है क्योंकि जो ग्राम स्टैनिंग है या प्रोसेस जो दिया था उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम साहब। इसलिए जो इस पर हम स्टैनिंग करेंगे वह होगा क्रिश्चियन वायलेट। हमने इस पर जब स्टैनिंग की, इस बैक्टीरिया ने उसे टेकअप कर लिया, किसे? क्रिश्चियन वायलेट को, और इस बैक्टीरिया ने भी उसे टेकअप कर लिया, किसे? क्रिश्चियन वायलेट को। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को वाश कर दिया, धुल दिया हमने उन दोनों बैक्टीरिया को। तब हमने देखा कि जो कि यह पहली वाली बैक्टीरिया थी, इसने उस स्टेन को रिटेन करके रखा था, क्रिश्चियन वायलेट को इसने रिटेन करके रखा था। वहीं पर जो दूसरी वाली बैक्टीरिया थी यह धुल गई थी, इसने उसे रिटेन नहीं किया। इस प्रकार से हमें पता चल गया यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। लेकिन हमने इसे बिल्कुल कंफर्म करने के लिए इस पर रीकाउंटर स्टैनिंग की। क्या किया हमने? रीकाउंटर स्टैनिंग। किससे? सफेरिन से इस बार हमने की। क्या स्टेन था? सफेरिन। जब हमने सफेरिन से रीकाउंटर किया तब हमने देखा जो पहली बैक्टीरिया थी वह अभी भी क्रिश्चियन वायलेट को रिटेन करके रखे हुई है, इसने सफेरिन को रिटेन नहीं किया। और जो यह दूसरी वाली बैक्टीरिया थी, इसने जो सफेरिन था जिससे हमने रीकाउंटर स्टैनिंग की उसको इसने रिटेन कर लिया। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया, यह प्रूफ हो गया कि यह जो बैक्टीरिया है जिसने सबसे पहले जिसे टेकअप किया था उसको अभी तक इसने खुद से जोड़ कर रखा है, खुद के साथ रखा है, खुद से रिटेन करके रखा है। वहीं पर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया थी उसे धुलने पर उसने तो सबसे पहले ही क्रिश्चियन वायलेट के साथ छोड़ दिया। उसके बाद जब उस पर रीकाउंटर स्टैनिंग की गई सफेरिन की तो उसने फिर से उसको टेकअप कर लिया। मतलब यह कुछ धोखेबाज टाइप की बैक्टीरिया निकली। यह थी बैक्टीरिया जो पहली वाली, प्रूफ हो गया यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जो दूसरी वाली बैक्टीरिया थी यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। जो पहली वाली बैक्टीरिया थी इस पर जब हमने क्रिश्चियन वायलेट से स्कैनिंग की तो इसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, टेकअप कर लिया। उसके बाद इसे धुला गया, तब भी इसने किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ा। और जब इसे दूसरे का साथ पकड़ने का मौका मिला, दूसरे का हाथ पकड़ने का मौका मिला, तब भी उसने उसका साथ नहीं पकड़ा। और यह वफादार थी अपने पहले स्टैंड के लिए, क्रिश्चियन वायलेट के लिए। और जो दूसरी बैक्टीरिया थी या धुलने पर ही इसने उसका साथ छोड़ दिया। उसके बाद जब इसे दोबारा किसी का साथ मिला, दूसरे का हाथ पकड़ने का मौका मिला, तो इसने तुरंत उसका साथ पकड़ लिया। या कुछ वफादार बैक्टीरिया नहीं थी या धोखेबाज टाइप की बैक्टीरिया निकली। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थी या वफादार थी, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया धोखेबाज टाइप की थी। इस प्रकार से हमारा जो ग्राम स्टैनिंग का
था यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ग्राम स्टेनिंग को दिया था टेसन ग्राम ने और यह सेल इनवलप के आधार पर और रिस्पॉन्स ग्राम स्टेनिंग के बैक्टीरिया दो प्रकार की होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। टेक अप एंड रिटेन द स्टेन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है या स्टेन को टेकअप करती है उसके बाद उसे रिटेन करके रखती है और इसका जो एग्जांपल होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरस होता है। वहीं पर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है या स्टेन को रिटेन नहीं करती है और इसका एग्जांपल ई कोलाई होता है। और हमने जब डायग्राम बनाया तो हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वफादार बैक्टीरिया निकली और वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया धोखेबाज निकली। ग्राम पॉजिटिव पर जब क्रिस्टन वैलेट से हमने स्टेनिंग करवाई तब इसने उसे टेकअप किया, धुलने पर भी इसने उसे रिटेन करके रखा और जब इसे दूसरे का साथ पकड़ने का मौका मिला तब भी इसने उसका साथ नहीं पकड़ा। वहीं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया टेकअप तो किया इसने क्रिस्टन वैलेट को, लेकिन धुलने पर इसने उसका साथ छोड़ दिया। फिर जब दोबारा स्टेनिंग करवाई गई, दोबारा इसे साथ मिला सफेरिन का, तो इसने फिर से उसका साथ पकड़ लिया और यह धोखेबाज निकली। इस प्रकार से हमारा ग्राम स्टेनिंग कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे मीजोसोम, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्बरी और इंक्लूजन बॉडीज। हमारे इतने ऑर्गेनल पढ़ने अभी बचे हुए हैं। तो अब ग्राम स्टेनिंग के बाद अब हम पढ़ेंगे मीजोसोम। मीजोसोम को पढ़ने के बाद हम फ्लैजेला, पिलाई, फिम्बरी एंड इंक्लूजन बॉडीज को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मीजोसोम की। मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनल है और यह इंक्लूड होता है, इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेलाई। इसके अलावा जो मीजोसोम बनता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है सेल के अंदर की ओर, तब मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे बनता है? जब इनफोल्ड हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तब मीजोसोम का निर्माण होता है या मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की और यह सेल वॉल होती है, ठीक है। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यह है सेल वॉल। यह क्या है? सेल वॉल। और यह जो है यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगी अंदर की साइड में ऐसे कुछ इनफोल्ड हो जाएगी, तब जो यह स्ट्रक्चर बनेगा कुछ वेसिकल टाइप का, हम इसे बोलेंगे वेसिकल। और जो स्ट्रक्चर कुछ ट्यूब लाइक इनफोल्ड होगा इसे हम बोलेंगे ट्यूब्यूल। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जो इनफोल्ड होगा जो कुछ अंदर साइड तक धंस जाएगा
लैमलाई टाइप का, उसे हम बोलेंगे लैमलाई, यानी कि लैमली, या क्या है, लैमली। या मेसोसोम का स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने पर बनता है, और यह इंक्लूड होता है वेसिकल ट्यूब्यूल और लैमली से। और यह सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके इनफोल्ड होने से बनता है। और देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा तो इसमें एनर्जी नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी नहीं होगी? एनर्जी जरूर होगी। अब एनर्जी देता कौन है? तो एनर्जी जो देता है वह यहाँ पर मेसोसोम ही प्रोकैरियोटिक को देता है। जो मेसोसोम के कार्य हैं अगर हम उन पे बात करें तो यह हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, क्योंकि यह सेल वॉल के बहुत ही पास में पाया जाता है तो यह सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा काम होता है वह होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको यह जैसे वेसिकल में पैक करके या बाहर की साइड में दूसरी सेल को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। मेसोसोम क्रोमोसोम के डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। इसके अलावा यह सेक्रेशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा जो सरफेस एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको भी इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करता है? जैसे यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यह लाइन खींचने में हमको कितना टाइम लगा? बहुत ही थोड़ा, कुछ सेकेंड। वहीं अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे उतनी ही दूरी की लाइन खींचने में हमें कितना टाइम लगा? इस लाइन की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। वैसे ही यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाता है। सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है। इसके क्या क्या काम है? या फॉर्मेशन करता है सेल वॉल का, डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्रोमोसोम का, सेक्रेशन करता है, रेस्पायरेशन करता है। इसके अलावा सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। जो यह डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्रोमोसोम का, यह डिस्ट्रीब्यूट किसे करता है? डॉटर सेल को। या डिस्ट्रीब्यूट किसे करता है? टू डॉटर सेल। इसके अलावा यह डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है। इस प्रकार से हमारा मेसोसोम जो है वह कंप्लीट हुआ। मेसोसोम इंक्लूड होता है वेसिकल ट्यूब्यूल और लैमली में, या फॉर्म्ड होता है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है तो मेसोसोम बनता है, या इसका स्ट्रक्चर है। और इसके जो वर्क हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, या सेल वॉल को फॉर्म करता है, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, या डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रोमोसोम को डॉटर सेल को। सेक्रेशन करता है, रेस्पायरेशन करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है और डीएनए रेप्लिकेशन करता है। इस प्रकार से हमारा मेसोसोम कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे फ्लैजिला की। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या है?
तो हम एक बार इसका पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम इसे समझते हैं। देखिए, यह है सेल वॉल। यह क्या है? सेल वॉल। और यह क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और जो फ्लैजिला निकला हुआ होता है वह निकलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कुछ इस प्रकार से। यह क्या है? सेल वॉल। और यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो यह लंबा जो एक्सटेंड हुआ है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन जो है, हम इसे बोलते हैं फिलामेंट। यह क्या है? फिलामेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक बेसल पार्ट में एक जिस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है जो कि इसे रोकने का काम करता है कि यह उखड़ ना जाए। जैसे कि हमारा जो हेयर होता है, या जैसे हमारी स्किन है, और जो यह हेयर होता है हमारे ऊपर, यह कुछ ऐसे होता है। इसका यह रूट होता है, और यह रूट बेसल में कुछ मोटा होता है, इसलिए कि इसे खींचने पर यह उखड़े ना। वैसे ही फिलामेंट होता है, और इसके वेसल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह बेसल पार्ट में पाया जाता है। और यह है फिलामेंट। और फिलामेंट और बेसल बॉडी को जो रोकने का, जो एक दूसरे से जोड़ने का जो काम करता है, उसे हम बोलते हैं हुक। यह क्या है? हुक। अब आपको स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है कि फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला है एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन जो कि होता है सेल वॉल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, तो आप लोगों को उस लाइन में कंफ्यूजन हो सकती है कि जो यह फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना होकर सेल वॉल से होता है, क्योंकि उसमें लिखा फ्रॉम द सेल वॉल। तो फ्रॉम द सेल वॉल लिखने का उनका मतलब है कि यह होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, लेकिन यह निकलता है सेल वॉल के पास से को भेजते हुए। देखिए, यह सेल वॉल को भेजते हुए बाहर की ओर निकला हुआ है। तो हम लिख सकते हैं फ्लैजिला क्या है? आ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। क्या है? आ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। और इसके पास 3 पार्ट हैं। फ्लैजिला है 3 पार्ट्स। पहला है फिलामेंट, दूसरा हुक, और तीसरा बेसल बॉडी। इसके अलावा जो फ्लैजिला है वह उस बैक्टीरिया में ही उपस्थित होगा जो बैक्टीरिया मोटाइल होगी। मतलब कि जो फ्लैजिला होता है यह प्रोवाइड करवाता है मोटिलिटी। क्या प्रोवाइड करवाता है? मोटिलिटी। इफ बैक्टीरिया मोटाइल फ्लैजिला प्रेजेंट। इसके अलावा इसके पास जो 3 पार्ट्स होते हैं वह कौन कौन से हैं? फिलामेंट, हुक एंड बॉडी। इट
हैव 3 पार्ट्स। पहला है फिलामेंट, दूसरा है हुक, तीसरा है वेसल बॉडी। इसका जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है वह आपको कौन सा दिख रहा है? फिलामेंट। फिलामेंट इसका लॉन्गेस्ट पोर्शन है। लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है? लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है इसका फिलामेंट, जो कि कहां से निकला हुआ होता है? सेल सरफेस से आउटसाइड की ओर। लॉन्गेस्ट पोर्शन फिलामेंट एक्सटेंड होता है सेल सरफेस से आउटसाइड की ओर। इसके अलावा अगर हम इसके जो बैक्टीरिया के ऊपर अरेंजमेंट की बात करें तब देयर नंबर एंड arrangement different in different bacteria। देखिए जो फ्लैजिला होता है इसके नंबर और अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया में। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो अगर कोई बैक्टीरिया है और उसमें ऐसे एक फ्लैजिला निकला हुआ है तो हम इसे बोलेंगे मोनोट्राइकस। ट्राइकस मीन्स होता है हेयर, बाल, और एक फ्लैजिला निकला हुआ है तो मोनो मीन्स होता है एक। तो जो पहला फ्लैजिला है वो होगा मोनोट्राइकस। और अगर कोई फ्लैजिला है उसमें कुछ ऐसे हेयर निकले हुए हैं, दोनों साइड से एक एक हेयर निकला हुआ है तो हम उसे बोलेंगे एम्फीट्राइकस। और अगर कोई फ्लैजिला है उसमें कुछ इस प्रकार से हेयर निकले हुए हैं, फ्लैजिला निकले हुए हैं किसी बैक्टीरिया में, या एक बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला जो निकले हुए हैं एक गुच्छे के रूप में निकले हुए हैं, तो गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? लोफो। क्या बोलते हैं? लोफो। और हेयर जो निकले हुए हैं फ्लैजिला उसे हम बोलेंगे ट्राइकस। तो क्या हो जाएगा? लोफोट्राइकस। वहीं पर अगर एक बैक्टीरिया है, यह एक बैक्टीरिया है और इसके पूरे सरफेस पे ऐसे फ्लैजिला निकले हुए हैं इसके पूरी पेरीफेरी पे, तो हम इसे बोलेंगे फोर्थ पेरीट्राइकस। क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस। इस प्रकार से जो फ्लैजिला के 4 टाइप्स हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला निकला हुआ होता है बैक्टीरिया के सरफेस से, और एम्फीट्राइकस में 2 फ्लैजिला निकले होते हैं अलग अलग साइड में ऐसे। और वहीं पर जो लोफोट्राइकस होता है एक गुच्छे के रूप में फ्लैजिला एक बैक्टीरिया से ऐसे निकले हुए होते हैं। वहीं पर अगर किसी बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पर फ्लैजिला समान रूप से निकले हुए हैं तो उसे हम पेरीट्राइकस बोलेंगे। इस प्रकार से हमारा फ्लैजिला भी कंप्लीट हुआ। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फ्लैजिला जो बना हुआ होता है प्रोकैरियोटिक में वह होता है फ्लैजिलिन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। वहीं जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बना होता है वह होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का।
प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला बना होता है। और यूकैरियोटिक में जो फ्लैजिला बना हुआ होता है वह होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। यहां तक कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं पिलाई एंड फिम्बरी की। अब बात करते हैं हम पिलाई की। पिलाई क्या होता है? इसका कोई भी रोल नहीं होता है मोटिलिटी में। मोटिलिटी का जो रोल होता है वह करता है फ्लैजिला। नो रोल इन मोटिलिटी। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसे यह एक बैक्टीरिया है और एक यह दूसरी बैक्टीरिया है, इसके पास में एक जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास में भी एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके पास में एक जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा मौजूद है। और इसके पास में वह जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो एक इनके पास में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से, जिसकी सहायता से यह जो जेनेटिक मटेरियल है यह इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा और यह भी रिप्रोडक्शन कर सकेगी। यह क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेक्स पाइलस। या क्या है? सेक्स पाइलस हम इसे बोलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पिलाई की, तो पिलाई का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वह पाइलस होता है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वह है पाइलस। तो जो पिलाई होता है इसका काम मोटिलिटी में ना होकर यह रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। यह एक प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता है। पिलाई जो है यह एक प्रकार की सेक्स ऑर्गन है। और जो पिलाई होती है यह बनी किसकी होती है? यह बनी होती है प्लीन की। मेड अप ऑफ प्लीन प्रोटीन। पिलाई जो होता है बना होता है प्लीन प्रोटीन का और यह एक प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ में इसका सिंगुलर फॉर्म पाइलस होता है और इसका मोटिलिटी में कोई भी काम नहीं होता है। अगर हम वहीं पर बात करें फिम्बरी की, किसकी बात करें? फिम्बरी की। तो इसका भी कोई रोल मोटिलिटी में नहीं होता है। नो रोल इन मोटिलिटी। या जो होता है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, नॉन मोटाइल होता है। या किसी बैक्टीरिया के ऊपर, यह एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से निकले हुए होते हैं।
यह आपको दिखने में कैसे दिख रहा है? ब्रिसल लाइक। जो फिम्बरी का स्ट्रक्चर होता है या कुछ ब्रिसल लाइक होता है एक ब्रश के समान। इसके अलावा जो फिम्बरी का काम होता है, यह काम करता है चिपकने का, इनकरेजमेंट। और साधारण भाषा में बोलें तो अटैचमेंट। हेल्प इन अटैच टू रॉक इन रिवर or stream and host टिश्यू। जो फिम्बरी होता है इसका भी मोटिलिटी में कोई भी योगदान नहीं होता है, या नॉन मोटाइल होता है, और यह दिखने में ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यह मदद करता है अटैचमेंट में, इनकरेजमेंट में। जब बैक्टीरिया किसी नदी में, किसी स्ट्रीम में बह रही होती है तो उसे हेल्प करता है, या किसी चट्टान से वह जाकर चिपक जाए, या फिर जब वह किसी होस्ट पर अटैक करता है, बैक्टीरिया उसके टिश्यू पर अटैक करता है, तब उस टिश्यू पर चिपकने में यह फिम्बरी उसे मदद करता है, ना कि इसमें कोई मोटिलिटी होता है। तो पिलाई एंड फिम्बरी में कोई भी मोटिलिटी का रोल नहीं होता है। मोटिलिटी का रोल जो होता है वह होता है फ्लैजिला के पास। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम अब आगे बात करेंगे इंक्लूजन बॉडी की। अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज एक तो यह मेम्ब्रेन लेस होती हैं, इन पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनल पर नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इंक्लूजन बॉडीज पर भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, या सीन होती है फ्रीली, या ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर घूमती रहती है, और इसका काम होता है रिजर्व करती है यह जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको। तो हम कह सकते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, दूसरा स्टोर रिजर्व मटेरियल, थर्ड पॉइंट है सीन फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को हमने पहले भी बोला है कि यह सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखता है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं यह सभी साइटोप्लाज्म में होती हैं, और जो सेल का वॉल्यूम होता है वह पूरा साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म सेल की वॉल्यूम होता है। इसके जो इंक्लूजन बॉडी के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें देखें तो होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। इंक्लूजन बॉडीज में फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं। जो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होता है यह फॉस्फेट को रिजर्व करता है। साइनोफाइसियन जो ग्रैन्यूल होता है यह
पिगमेंट को स्टोर करता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल पिगमेंट को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। इसके अलावा गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ग्रीन, पर्पल, blue and green photosynthetic बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल होता है यह भी पाया जाता है ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इस प्रकार से हमारा इंक्लूजन बॉडीज भी आज कंप्लीट हुआ और इस प्रकार से हमारा प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब हम अगले लेक्चर में डिटेल के साथ में स्ट्रक्चर बना के, बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना के हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास को और मिलते हैं कल।